हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। कुछ बीएड एमएड के बच्चे हैं जिनकी कुछ क्वेरीज़ आ रही थी कि उन्हें जो उनका सिलेबस है साइकोलॉजी का उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इनफैक्ट और भी बहुत सारे जो सिलेबस है उनमें प्रॉब्लम आ रही है। कुछ टॉपिक हैं जिनकी थ्योरी नहीं मिल रही है और उन्हें एग्ज़ाम पर्पज़ से थ्योरी वगैरह चाहिए है। तो बीएड एमएड के बच्चों को स्पेशली फ़ोकस करके जो भी उनके सिलेबस के टॉपिक्स हैं मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोगों को जो भी टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे यूपी टेट सी टेट के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज का टॉपिक है लर्निंग। तो सबसे पहले देखते हैं लर्निंग यानी कि अधिगम या इसी को सीखना कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या होता है अधिगम। तो अधिगम या सीखना एक सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, सीखना मतलब सीधी सी बात है, कुछ भी सीखते हैं हम लोग, वही सब सीखना आ जाता है, वही अधिगम हो जाता है। कोई भी हमने नई चीज़, हमने साइकिल चलाना सीखा वो भी अधिगम है, हमने रोटी बनाना सीखा वो भी अधिगम है, हमने पढ़ाई में कुछ सीखा वो भी अधिगम है। जो भी हम सीख रहे हैं सब कुछ सीखना ही तो है, सब अधिगम है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रयास या कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा थोड़ा सा हमें चेंज आता है। ठीक है, चेंज कहने का मतलब सकारात्मक रूप से जो चेंज आता है, ठीक है, पॉजिटिव वे में जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है। परिवर्तन की जगह परिमार्जन कहना ज़्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि हम कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि आज सपोज़ कि मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है, लेकिन मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी सीख ली, पहले से थी, लेकिन मैंने एक और भाषा का ज्ञान यानी हिंदी भाषा का ज्ञान भी अर्जित कर लिया, तो मेरे पास दो भाषा का ज्ञान हो गया। यानी आपके पास पहले से बहुत सारी खूबियाँ हैं या बुद्धि है, लेकिन आपने और भी चीज़ें सीखी, फिर आपने लाइफ में और भी चीज़ें सीखी। इस तरह से आप जीवन पर्यंत सब सीखते जा रहे हैं, तो अर्जित करते जा रहे हैं। ठीक है, पहले से आपने सीखी हुई चीज़ें, फिर दूसरा कुछ सीखा, फिर तीसरा कुछ सीखा, तो इस तरह से आप अर्जन करते जा रहे हैं नई नई चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपके व्यवहार में परिमार्जन हो गया। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या हो गया, ये आपके व्यवहार में परिवर्तन की जगह हम परिमार्जन वर्ड यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा सही है कि हम नई नई चीज़ें क्या है अपने व्यवहार में अर्जित करते जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे अधिगम के बारे में, जो चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं। जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अगर जैसे मान लो हमने जुआ खेलना सीखा तो क्या ये भी अधिगम है? नहीं, ये अधिगम नहीं है। अधिगम या सीखना उस दृष्टि में आता है जब आपका कोई सकारात्मक विकास हो, जिस चीज़ से आपका विकास हो वो सीखना कहलाती है। जिस चीज़ से पतन होता है वो सीखना नहीं। वो आपने सीखा क्या? आपने सीखा नहीं, वो तो नुकसान किया है। हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा मतलब लाइक एक्सपीरियंस किया है जिसके थ्रू आपका सकारात्मक विकास हो रहा है, आप पॉजिटिव वे में मतलब सीख रहे हो उन चीज़ों को, उसे अधिगम करना कहते हैं। जुआ खेलना, सिगरेट पीना सीख लिया हमने, मतलब हमने बहुत बड़ा अधिगम किया है, हम तो अधिगम कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि आपका व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन या परिमार्जन होना चाहिए। इसके अलावा विकासात्मक दिशा में होना चाहिए, वो अधिगम अधिगम कहलाता है, पतन करने की दिशा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप वाकई में सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि विकास किससे होगा और आपका पतन किससे होगा। और अगर आप विकास में और पतन में अंतर नहीं कर पा रहे हो, आप पतन की दिशा में जा रहे हो, अपना नुकसान करो, तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छा सीखा ही नहीं है जीवन में। ठीक है, तभी तो आपने अपना पतन कर लिया। अगर आपने सीखा होता, आपको पता होता कि आपका विकास किस चीज़ से हो रहा है, तो आप अपना पतन नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि जुआ खेल रहे हैं हम तो अधिगम कर रहे हैं जुआ खेल करके। ठीक है, तो अधिगम क्या कैसा होना चाहिए, सकारात्मक दिशा में हो और विकासात्मक। और इस पर काफ़ी डिस्कशन होता है, काफ़ी डिबेट्स होती हैं, और किसी भी मनोवैज्ञानिक ने इसको बहुत क्लियरली नहीं समझाया है कि अधिगम में विकास और पतन का क्या रोल है। और इसके अलावा अगर कुछ नकारात्मक सीखते हैं तो क्या वो भी अधिगम में आता है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से किसी ने भी अभी तक नहीं बताया है, या कहीं पर भी इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अधिगम जो है, यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो आप ये नहीं लिखेंगे कि सिगरेट पीना अधिगम है या जुआ खेलना अधिगम है। ठीक, अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो अधिगम के बारे में या लर्निंग के बारे में बताया है उसके बारे में देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। ठीक है, यानी जो नए नए ज्ञान है, जो नई नई चीज़ें सीखते हैं, वही अधिगम कहलाता है। जो हम अर्जन करते हैं नई नई चीज़ों का, नए नए ज्ञानों का, नए नए ज्ञान का या नई नई क्रियाओं का, वही क्या है, वही अधिगम है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है और काफ़ी पूछी जाती है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है वो है गेट्स एंड अदर की,
अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार का उन्नयन होता है, ठीक है, यानी मॉडिफिकेशन होता है, जो चेंज नहीं कह सकते हैं, चेंज रूपांतरण कह सकते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, वो अधिगम होता है। यानी कि लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यानी हम प्रशिक्षण के द्वारा या अपने अनुभवों के द्वारा जो भी सीखते हैं वही अधिगम होता है। फिर इसके बाद गार्डनर की डेफिनेशन है, ये भी बहुत पूछी जाती है। अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। आप देख सकते हैं हर जगह परिमार्जन वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, मतलब और अर्जित करते जाना। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे आप यूपीटेट सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इनमें क्या होता है कि परिभाषा दे दी जाती है और ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें मनोवैज्ञानिकों के नाम रहते हैं और आपको बताना होता है कि ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। इसलिए अगर आप यूपीटेट और सीटेट की भी तैयारी करें तो भी इन परिभाषाओं को अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा अगर आप बीएड एमएड के लिए लर्निंग पढ़ रहे हैं थ्योरी के लिए तो भी आपको परिभाषाएं लिखनी होंगी, और आप जितनी परिभाषाएं लिखेंगे और एटलीस्ट 4-5 परिभाषाएं तो आप लिख ही दें लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट है तो 2 परिभाषा लिख सकते हैं, 3 परिभाषा लिख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा लुक आता है, ठीक है, आंसर में। और अगर आप चाहते हैं कि बीएड और एमएड में आपको बहुत अच्छे परसेंटेज लाने का, बहुत अच्छी डिवीज़न लाने का और किस तरह से मतलब उतने समय में अच्छे से अच्छा लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर लिखा जाए, क्या लिखने का तरीका होता है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम पेपर लिखने का तरीका बता दूंगी बीएड एमएड में आप किस तरह से क्वेश्चन अटेंड करें और किस तरीके से आंसर लिखेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है स्किनर की। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन, ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, उसके वो ऐसा बिहेवियर एडेप्शन करना या ऐसा व्यवहार में अनुकूलन करना जो कि प्रोग्रेसिव हो, ठीक है, मतलब आगे बढ़ने वाला, उत्तरोत्तर हो, ठीक, ये स्किनर की है। फिर है गिलफोर्ड की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, आपने कोई व्यवहार किया उसके कारण आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया, हालांकि परिवर्तन से बेटर वर्ड परिमार्जन है, ठीक है, तो वही क्या है, लर्निंग है। फिर क्रो एंड क्रो की बहुत पूछी जाती है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, यानी आप जो भी आदतों का अर्जन करते हैं, मतलब कोई नई नई आदतें सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नया नया ज्ञान सीखते हैं, वो सब क्या है, सब अधिगम में आ जाता है, ठीक है। अधिगम में कुछ बातें होती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि अधिगम जो है वो किसी प्रक्रिया का केवल प्रोडक्ट या परिणाम नहीं होता है कि आपने जो भी क्रिया है की है और उसका जो रिजल्ट निकल के आया वही अधिगम है, नहीं, बल्कि जो पूरी प्रक्रिया, जो पूरी प्रोसेस है वो भी अधिगम होती है। जैसे कि आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है, ठीक है, आप इंग्लिश भाषा सीख गए, वो तो आपका अधिगम है कि आपने उसको सीख लिया, लेकिन वो जो पूरा एक सीखने की प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया थी, आपने कैसे कैसे शुरुआत करी इंग्लिश सीखने की, फिर आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, आपने टेंस सीखे, आपने ट्रांसलेशन सीखा, फिर इस तरह से जो पूरी प्रोसेस थी वो भी अधिगम होता है, ठीक है। यानी कि केवल जो है परिणाम नहीं है बल्कि जो पूरी प्रक्रिया है वो भी अधिगम है। जैसे आप साइकिल चलाना सीख गए, वो तो आपका अधिगम है, आपने साइकिल चलाने का अधिगम कर लिया, साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन आपने कैसे हैंडल घुमाया, आपने पैडल में जो है मारा, फिर आप गिरे, फिर आप उठे, ये सारी चीज़ें अधिगम के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्तियों को समायोजन तथा अनुकूलन के तैयार करती है। जाहिर सी बात है अधिगम का एक उद्देश्य होता है, यानी कि जैसे कि अगर आप कुछ अधिगम कोई चीज़ सीख रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो मतलब आपका उद्देश्य है कि आपको इंग्लिश सीखनी है, या आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, या आपका इंग्लिश का टेस्ट है, या आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, तभी आप इंग्लिश सीख रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक। तो कुल मिलाकर के एक उद्देश्य होता है। अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारे पक्ष आते हैं, ज्ञानात्मक भी आते हैं, भावात्मक भी आते हैं, मनोचालक भी आते हैं, सारे ही क्षेत्र में अधिगम इंसान करता है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है, या परिमार्जन की प्रक्रिया है, परंतु बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति, परिपक्वता, मादक द्रव्यों के सेवन आदि के कारण जो व्यवहार में उत्पन्न होता है उसको अधिगम में नहीं लेते। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अभी आपको कि जो नकारात्मक या जो पतन वाली चीज़ें होती हैं वो अधिगम नहीं आती हैं, ठीक है, कि जैसे कि आप जो है आपका व्यवहार में परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने शराब पी हुई है, जाहिर सी बात है शराब पिए तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो वो अधिगम नहीं होगा, या आप थकान के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो ये सब चीज़ें अधिगम नहीं आती है। किसी मानसिक बीमारी के कारण जो भी आपके व्यवहार में जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो ये सब अधिगम में नहीं आते। अधिगम प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व जानकारी व्यक्ति के द्वारा अधिगम के दौरान
की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होती है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया की जो भी अभिव्यक्ति है, जानकारी जो भी व्यक्ति है जब अधिगम कर रहा होता है तो वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, उसके द्वारा पता चल जाता है कि वो व्यक्ति क्या अधिगम कर रहा है। जो जैसे इंग्लिश सीख रही हूँ तो मैं टेंस सीख रही हूँ, ट्रांसलेशन सीख रही हूँ, तो पता चलता है कि हाँ मैं इंग्लिश सीख रही हूँ या इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। ठीक है, फिर अधिगम सदैव ही सकारात्मक नहीं होता, कभी कभी नकारात्मक, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था हमेशा सकारात्मक नहीं होता, कभी कभी नकारात्मक भी हो जाता है। इस पर बहुत सारे कंक्लूज मतलब जो है क्या कहते हैं अपवाद वाली स्थितियां हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, कई मनोवैज्ञानिक की जो नेगेटिव है अधिगम वो अधिगम में नहीं आता है, जैसे कि मादक द्रव्यों का सेवन करना, ये सब अधिगम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि अधिगम ये भी हो जाता है, कई बार हमने अच्छी चीज़ों के लिए सीखी है कोई चीज़, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट तो किसी अच्छे उससे किया गया था लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का नुकसान हो, जैसे मान लो सपोज़ कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, या कुछ भी ऐसा मानव के हित के लिए किया गया लेकिन उसका क्या हो गया, कुछ अलग इफेक्ट पड़ गया, कुछ नेगेटिव रिजल्ट निकल आया। तो कई बार क्या हो जाता है, कुछ अधिगम की चीज़ें जो होती है वो अच्छे के लिए सीखी जाती है लेकिन कई बार वो नेगेटिव रिजल्ट भी दे देती अपवाद में आ जाता है, क्योंकि इसमें अभी तक मतलब जो है कोई मनोवैज्ञानिक एक पर्टिकुलर बात पर सहमत नहीं है। अधिगम सदैव ही नवीन नहीं होता, जब बल्कि पूर्व में सीखे व्यवहार का निषेध करना भी अधिगम हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा नया ही अधिगम हो। ठीक है, पहले हुए सीखा हुए व्यवहार में भी कुछ चेंजेस कर देना या कुछ मतलब जो अलग चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट कर लेना। जैसे हम पहले से साइकिल चलाना जानते थे, हमने फिर कार चलाना सीख ली, या पहले जो अधिगम था वो थोड़ा सा गलत था, या हमने उसमें कुछ और चेंज करके उसको छोड़ करके हमने कुछ नया कुछ मतलब ऐसा सीख लिया। ठीक है, तो ये भी हो जाता है, थोड़ा सा चेंज करना, पहले की सीखी हुई चीज़ों में कुछ चेंजेस करना या कुछ उन चीज़ों का अमेंडमेंट करना, ये भी अधिगम में आ जाता। ज़रूरी नहीं कि हमेशा कुछ नया ही सीखा हो। फिर है अधिगम प्रक्रिया सर्वकालिक, सार्वभौमिक व सतत होती। जाहिर सी बात है, सर्वकालिक मतलब हमेशा किसी भी काल में हो सकती। ज़रूरी नहीं कि सुबह ही अधिगम कर रहे हैं, शाम को ही कर रहे हैं, सुबह भी सीख सकते हैं, दोपहर में भी, शाम को भी, किसी भी काल में किसी भी समय में सीख सकते हैं। सार्वभौमिक होती यानी हर कोई अधिगम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं सीख रही हूँ कुछ चीज़ें या आप सीख रहे हैं बाकी कोई नहीं सीख रहा है, पूरी दुनिया में सभी सीखते रहते। सतत होती यानी लगातार होती है, कभी हम कुछ सीख रहे हैं, कभी हम कुछ सीख, कई बार हमें पता भी नहीं चलता हम कितनी सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है, और यह इसमें कोई भी आयु, जाति, लिंग इन सब का भेदभाव नहीं होता है कि भाई इस पर्टिकुलर आयु का व्यक्ति ज़्यादा सीख सकता है, इसका कम सीखेगा, या स्त्री है तो ज़्यादा सीखेगी, या फिर पुरुष है तो वो कम सीखेगा, या पुरुष ज़्यादा सीखेगा स्त्री कम सीखेगी, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, अधिगम लगभग स्थायी प्रकृति का व्यवहार परिवर्तन होता है, यानी कि एक बार अगर आपने कोई चीज़ सीख ली तो वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। जैसे आपने एक बार टेंस सीख लिया तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है, और अगर भूल भी जाता है तो फिर आप अगर उसको दोबारा रिकॉल करते हैं तो आपको याद आ जाता है। अधिगम की प्रक्रिया तथा उसके परिणाम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होते हैं। जाहिर सी बात है, अधिगम की जो भी प्रोसेस होती है या उसका जो रिजल्ट है, आपने कितना अभ्यास किया है, कितना आपने उस चीज़ की ट्रेनिंग ली है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा आपने उस चीज़ का अभ्यास किया होगा, जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग ली होगी, जितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपका अधिगम का रिजल्ट और प्रोसेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज अधिगम की या लर्निंग की मीनिंग देख ली, कंसेप्ट हो गया है, जो भी उसके डेफिनेशंस है वो देख ली हैं, और जितने इंपॉर्टेंट बातें थी वो देख ली हैं। लर्निंग में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि लर्निंग के जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो मनोवैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, खासतौर से थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट, पावलोव का एक्सपेरिमेंट हो गया, कोलर का हो गया, इनके एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके बीएड लेवल के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूपी टेट सीटेट, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक जगह सीखी हुई चीज़ को दूसरी जगह पर कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी आपको जो भी बीएड एमएड के सिलेबस का अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे बता सकते हैं। और टीचिंग सब्जेक्ट में अगर लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी या फिर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी रिसर्च से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो भी आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।